Hello everyone, my name is Sweety Barhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो ये हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाम इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बनेगा? चाहे किसी भी तरीके का बॉन्ड हो, उसके लिए कम से कम 2 एटम तो जरूरी होते हैं, है ना। 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है और एक एटम एक से ज्यादा एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो है, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सेंटर में मेटल होता है। ये मेटल सिंपल न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि एटम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यानी कि ये अपनी कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो मेटल है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कैसे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं? लिगेंड्स हमारे एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आयंस एटम्स हटा सकते हैं, आयन और मॉलिक्यूल ही लिख सकते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं और ये हमारे एनाइनिक भी हो सकते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कैटायनिक लिगेंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, पर क्लास 12th में हम इतना ही बताते हैं कि न्यूट्रल है और एनाइनिक है, और मेटल के लिए एटम है और कैटायनिक है। ठीक है, तो जो हमारे लिगेंड्स होते हैं ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने का, और मेटल का काम क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? इलेक्ट्रॉन लेने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, इसमें से क्या है कि एक दोस्त तो लंच लेकर आया है और दूसरा दोस्त जो है आज वो लंच नहीं लेके आया। ठीक है, ये लंच नहीं लेके आया, ये लंच लेके आया। तो ये कहेगा अपने दोस्त से कि कोई बात नहीं, मैं अपना लंच शेयर कर लेता हूँ, इसमें से आधा तू भी खा ले और आधा मैं भी खा लेता हूँ। समझ में आया? तो यानी कि यहाँ पे जो लंच है वो किसी एक पर्सन का या एक स्टूडेंट का है, पर उसको खाने के लिए दोनों बैठे हैं और दोनों शेयर कर रहे हैं। जितना इसको यूज करना है अपना लंच वो उतना यूज कर रहा है, जितना इसको यूज करना है उतना ही वो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? इनके बीच में एक तालमेल है। इनके बीच में क्या है? एक तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है। तालमेल को ही तो हम ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या है? एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है। क्लियर है? इसी तरीके से जब मेटल और लिगेंड की हम बात करते हैं तो मेटल किसकी तरह एक्ट करता है? मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। ये कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं एक्सेप्ट करूंगा। और लिगेंड जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, कि मैं इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हूं। ठीक है, तो मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, लिगेंड क्या करता है? अपने फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन देता है। लिगेंड खुद भी यूज करता है और मेटल भी उसके इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। तो इनके बीच में एक क्या है? कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं? जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से तो बने, पर इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के हैं और उसको यूज दोनों एटम्स कर रहे हैं। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हमने जो शुरुआत की है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन से की है कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेंटर में मेटल रहता है और मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। उसको सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम, मॉलिक्यूल या आयन, जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इनके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम हमेशा इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स की बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स रहेंगे? एक तो इनका रहेगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एक तो ये क्या बनाएंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है निकल और यहाँ पर है 4 कार्बोनल। ठीक है, बहुत बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से इस बात को क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, इन दोनों में ना डिफरेंस होता है, ये दोनों एक ही चीज नहीं होती। एज अ टीचर मैं बहुत बच्चों की आंसर शीट चेक करती हूँ और मैं ऐसी चीजों को फेस करती हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगेगा भी कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, बट एक्चुअल में ये होता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो जो बच्चे जिनको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता है बेटा, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कार्बोनिल नाम से जानते हैं। नॉर्मली इसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अलावा बाहर अगर हम बात करें केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन से बाहर निकल के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, जिसे हम कार्बोनिल कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। और ये हमारा डी ब्लॉक का मेटल है कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d7 4s2। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज नहीं है, कृपया करके आप इस चीज का ध्यान रखें। आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कंपाउंड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 2 है, इधर 8 हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, तो ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, दोनों सेम चीज नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, यहां से मुझे ये चीज ध्यान आई कि आप ये चीज भी ध्यान रखें, जो हम ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट जब शुरू हो रहा है तो सबसे पहले जिसको हम लिखते हैं वो हमारा मेटल होता है, और इसके बाद जो भी लिखे जाते हैं वो हमारे लीगेंड्स होते हैं। लीगेंड हमारे एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, मतलब टाइप के बारे में बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगी आगे। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हमारे क्या होते हैं? जिन पर बाहर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरे होते हैं हमारे किटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। दूसरे हमारे क्या होते हैं? किटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। नाम में ही मतलब छुपा है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इन पे कैसा रहेगा? प्लस का साइन रहेगा। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव का चार्ज रहेगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो सपोज कॉपर है और यहाँ NH3 है 6 बार, ये है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने किसका ले लिया? किटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस का, कि इसके बाहर +2 का चार्ज है। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। नाम में ही मतलब छुपा है। ये हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स रहेंगे? ये हमारे वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे जिनके बाहर कैसा साइन रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनके बाहर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। अगर बाहर पॉजिटिव साइन है, कुछ भी हो सकता है, +1 +2 +3, ठीक है, तो वो किटाइनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। और बाहर अगर नेगेटिव का साइन है, -1 -2 -3 -4, तो वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और लीगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है और लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे ना इसको मिसकंसेप्ट के तौर पे लेकर चलते हैं कि भाई जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना वो सिर्फ हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बनाते हैं। देखिए, क्लास 11th में ना आप पहली बार रूबरू होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो जितना आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड की केमिस्ट्री यहीं तक सीमित नहीं है। बीएससी एमएससी में जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे 12th में जो हमने पढ़ा वो तो कुछ भी नहीं था, हम तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी से रूबरू हुए हैं।
हमने तो सिर्फ टर्म्स को ही जाना है 12th में। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बनाते हैं, ठीक है। अदर ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मेजॉरिटी जो है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा तादाद में बनाने की जो क्षमता है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की होती है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अदर ब्लॉक के बना ही नहीं सकते और आप दिमाग में घुसा लो कि भाई 100% डी ब्लॉक के एलिमेंट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, अदर ब्लॉक के तो बना नहीं सकते। अदर ब्लॉक के भी बना सकते हैं, पर उनका बनाने का जो रेशो है डी ब्लॉक के मुकाबले बहुत कम है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप मान लीजिए मोर देन 90% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। क्लियर है? वैसे तो आएगा नहीं, बट अगर बाय चांस आप कहीं पर एमसीक्यू में देख लेते हैं और एमसीक्यू में एसपीडीएफ आ रहा है, तब तो आपको डी ब्लॉक ही टिक करके आना है। पर मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट पेपर को कंडक्ट कर रहा है तो वो ये चीज जरूर मेंशन करेगा कि मेजरली कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डबल सॉल्ट के बारे में। डबल सॉल्ट से जो टॉपिक है ना, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि आपको बोर्ड में मिलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको डबल सॉल्ट क्या होता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना वाइवा में मिल सकता है अपने प्रैक्टिकल में। और जब भी मैं चीजें पढ़ाती हूँ तो मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि आप थ्योरी के साथ साथ वाइवा की भी तैयारी करते हुए चलिए, क्योंकि अब आपको दोनों चीजों को ही फेस करना है, ठीक है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना डबल सॉल्ट की, मैंने यहाँ पर 3 डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल लिखे हैं, मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम एंड कार्नालाइट। कार्नालाइट जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली मोहर सॉल्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्लास 12th में ना KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन करते हैं, है ना। तो आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होता है, तो आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि मोहर सॉल्ट क्या है, ठीक है, क्या टाइप है इस सॉल्ट का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डबल सॉल्ट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मोहर सॉल्ट का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट इसका दूसरा नाम होता है। कई जगह सॉल्ट के डब्बों पे अमोनियम फेरस सल्फेट भी लिखा होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से, ठीक है। तो कुछ भी आप कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। पोटाश एलम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्ट, ठीक है। अब डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट सिंपल ना एडिशन कंपाउंड्स है, मतलब 2 सॉल्ट हमने ले लिए इक्विमोलर अमाउंट में, उनको ऐड कर दिया और हमारा डबल सॉल्ट बन गया। नाम में ही मतलब छुपा है। डबल सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जो 2 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हम इसको बनाते हैं ना, तो जिन भी 2 चीजों से मिलकर बना होता है वो हमेशा इक्विमोलर अमाउंट में होता है। वो क्या होता है, हमेशा इक्विमोलर अमाउंट में होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना है, ये जिनसे भी बना है, जरूरी नहीं है कि हमने उस चीज को इक्विमोलर अमाउंट में लिया हो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जब भी आप इसकी बात करोगे तो ये अपने सॉल्ट वाली फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कब रहेंगे, सॉलिड स्टेट की फॉर्म में रहेंगे। जब तक सॉलिड स्टेट की फॉर्म में है, सॉल्ट की फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही आपने इसको पानी या किसी अदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, तो ये जिस भी आयन से बने होते हैं, ठीक है, उन आयन्स में ये ब्रेकअप हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज, डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज वही होती है जिनसे ये बने होते हैं। यानी कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी वही हमारे डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज लाइक पुष्पा, झुकेगा नहीं, ठीक है। ये कहता है कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी ऐसे ही रखूंगा और मैं लिक्विड स्टेट में भी ऐसे ही रखूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। समझ में आया? तो इसकी आइडेंटिटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, इसकी अपनी ही खुद की आइडेंटिटी है। समझ में आया? अपनी इंडिविजुअल इसकी आइडेंटिटी होती है, जिससे बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज से अलग प्रॉपर्टीज इसकी रहेगी। और सॉलिड स्टेट में भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? जो बाहर वाला आयन होता है हमारा,
इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। बाहर वाले आयन को हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन। और ये हट सकता है, ये रिप्लेसेबल होता है, ये हट सकता है। लाइक अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा, 3 Cl- यहां से अलग हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? कोबाल्ट NH3 6, 3 Cl- हटे हैं। कितने माइनस हटे हैं? 3 माइनस हटे हैं। तो इधर कैसा चार्ज देकर जाएंगे? प्लस का 3। समझ में आया? तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या रखता है? ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, बचा के रखता है, ये टूटता नहीं है। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है। ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। क्लियर है? ठीक है। जब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट के अंदर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। बाकी खींचने को तो आप कितना भी खींचते जाओ, उसकी तो कोई सीमा है नहीं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देख लिया। हमने ये देख लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो वापसी करते हैं फिर से लिगेंड्स पे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेटल्स जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, और लिगेंड जो है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब लिगेंड्स जो हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर तो है ही, साथ में वो हमारे एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। अब जो हमारा लिगेंड है ये तो कुछ भी हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि चलो एटम जो है, एटम तो एक सिंगल यूनिट होती है, बट अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की या अगर हम बात करें आयंस की, ठीक है, तो आयंस और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? एक से ज्यादा डोनर साइट हो सकती है, ठीक है। तो लिगेंड्स का भी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं किसमें? यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में। बाइडेंटेट को कुछ बुक्स में डाइडेंटेट के नाम से भी लिखा होता है, बट एक ही बात है, कोई ऐसा इश्यू वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसकी? यूनिडेंटेट की। यूनिडेंटेट को हम मोनोडेंटेट भी कहते हैं। तो नाम में ही मतलब छुपा है। यूनि का मतलब क्या होता है? जिसकी सिंगल यूनिट हो, यानी कि सिंगल साइट हो, यानी कि एक ही डोनर एटम हो। ये आपका एटम भी हो सकता है, ये आपका आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NH3 की, NH3 क्या होता है? अमोनिया। आप सभी को पता है कि जब हम अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी शेप कैसी होती है? पिरामिडल, है ना। तो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, और क्योंकि इसके पास ये कैरी करता है एक लोन पेयर, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और जो हमारे लुईस बेस होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। पढ़ते हैं ना हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है तो इसके पास क्षमता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देने की। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? लिगेंड की तरह। बट क्या यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहे हैं? नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डोनर साइट है और वो है नाइट्रोजन। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है? यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में अगर आप देखिए वाटर का शेप कैसी होती है? एंगुलर या फिर बेंट। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है इसके पास 2-2 लोन पेयर हैं, तो ये भी डोनेट कर सकता है। तो ये भी किस कैटेगरी में जाएगा? मोनोडेंटेट की या फिर यूनिडेंटेट की, ठीक है। Cl- है, ये क्या है? आयन है, तो ये भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाइडेंटेट की, जिन्हें हम डाइडेंटेट भी कहते हैं। इनकी 2 डोनर साइट होती हैं। ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट लिगेंड्स मैंने लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, स्पेशली जब आप आगे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। एक टॉपिक आएगा आपका जिसे हम चीलेशन कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है चीलेशन पे कि चीलेशन क्या है, चीलेटिंग लिगेंड क्या है, या आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से मोस्ट स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है, ठीक है।
तो देखिए इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसके दो नाम बनते हैं, कॉमन नेमिंग अलग चलेगी, आईयूपैक अलग चलेगी। अगर मैं बात करूं इसकी कॉमन नेमिंग की, तो जब भी हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग में हम बताते हैं कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथ, तो इसको हम कहेंगे इथाइलिन। और यहां पर इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 2 बार NH2 के लिए डाई और NH2 के लिए अमीन। तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया इथाइलिन डाई अमीन। जब हम आईयूपैक की बात करते हैं तो आईयूपैक नेमिंग में हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। ठीक है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज किया जाता है, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, एन। और 1 और 2 पे क्या आ रहा है हमारा, NH2। तो 1 पे आ रहा है इसलिए हमने 1 लिखा, 2 पे भी NH2 आ रहा है तो हमने 2 लिखा। 2 बार के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई, और NH2 के लिए क्या लिखेंगे हम, अमीन। ठीक है, अब डी जो है, डी हमारा वोवल नहीं है ना, डी हमारा वोवल नहीं है। वोवल हमारे क्या होते हैं, AEIOU। तो डी हमारा क्योंकि वोवल नहीं है इसलिए इथेन के लास्ट में से ई नहीं हटेगा, ई लिखा जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारा, इथेन 1,2 डाइअमीन। अब आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगेंड है, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज होता है, तो इसे ध्यान से सुनिए। तो अब मेटल को ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और मेटल को ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर साइट आ गई। ठीक है, तो जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनर साइट या 2 डोनर एटम्स आ जाते हैं तो ऐसे लीगेंड्स को हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लीगेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा और भी इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं टाइट्रेशन की, क्लास 12th में हम टाइट्रेशन करते हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन करते हैं। एक हम किसके साथ करते हैं, मोहर सॉल्ट के साथ, जो मैं अभी आपको बता रही थी, फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि हमारा क्या रहता है, डबल सॉल्ट। ठीक है, दूसरी टाइट्रेशन हम करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है ये क्या करेगा, यहां से आपको पता है ना, एसिड्स क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, जो एक्वस मीडियम में डोनेट करे, डिसॉल्व हो जाए और क्या डोनेट करे, H+ डोनेट करे। तो जो H+ दे देता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड, है ना। तो ये क्या करेगा, यहां से H+ देगा और नीचे से भी H+ देगा। तो इसने कितने H+ रिलीज किए, 2। तो ऑक्सालेट आयन पे कैसा, कितना चार्ज आया, नेगेटिव का 2। तो इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं C2O4 2-। जब मैं आपको नेमिंग कराऊंगी वहां पे आपको ये देखने को जरूर मिलेगा, वहां पे आप बिल्कुल इस चीज को मत भूलना कि ये हमें कौन सा लीगेंड दे दिया। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे ही एग्जाम्पल लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सालेट आयन, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सालैटो। ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, अब देखिए मेटल आ गया, मेटल को तो चाहिए ही इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो हैं इस पर अटैक कर देंगे डोनेशन के लिए। क्लियर है, और क्योंकि इस ऑक्सीजन ने भी डोनेट किया, इस वाले ऑक्सीजन ने भी डोनेट किया, 2 डोनर एटम आ गए, तो ये भी किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, हमारा बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लीगेंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे पास पॉलीडेंटेट लीगेंड। पॉली का मतलब ही क्या होता है, मैनी। पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो ऐसे लीगेंड्स जिसमें बहुत सारी डोनर साइट्स हों, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट लीगेंड्स। इसमें बहुत सारे डोनर एटम्स होते हैं और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है हमारा EDTA। ठीक है, क्या होता है, EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ऑक्सीजन जो है ये भी डोनेट कर सकता है। 4 तो ऑक्सीजन आ गए डोनेट करने वाले, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैठे हैं डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है, डोनर साइट है, वो क्या है, 6 है। समझ में आया। ठीक है, तो अब देखिए यहां तक अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं यहां पर फिर से वापस आना चाहूंगी, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था इथेन 1,2 डाइअमीन का। अब देखिए क्या है कि इथेन 1,2 डाइअमीन डोनेट तो करता है, 2 डोनर साइट है इसके पास, डोनेट करेगा। तो जब ये डोनेट करता है ना मेटल को, तो डोनेशन के टाइम पर ये क्या करता है, 5 मेंबर्ड की ना रिंग बना लेगा।
क्या करेगा, 5 मेंबर्ड की रिंग बना लेगा। कैसे बनाई देखिए, मेटल 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग जब बने या 6 मेंबर की रिंग जब बने, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चीलेशन। कई लोग इसको कीलेशन भी बोलते हैं। बोथ प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, ठीक है, दोनों की दोनों प्रोनाउंसिएशन हमारी सही है। और ऐसे लिगेंड जो डोनेशन करके 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं कीलेटिंग या फिर चीलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। जब रिंग बनती है ना, तो रिंग की वजह से कंपाउंड के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, और इसीलिए कई बार क्वेश्चंस में ना आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन है जो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो आप जब भी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले ये ढूंढो कि यहाँ पे कोई डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड तो नहीं है, कोई ऐसा लिगेंड तो नहीं है जो डोनेशन करते समय 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है। अगर ऐसा लिगेंड है तो आपको आंख बंद करके उस कॉम्प्लेक्स पे टिक कर देना है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं एक बार बताना चाहूंगी कि मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस करी। मैंने ये चीज डिस्कस करी कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स हमारे वो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। अब लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पे, कि भाई किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स हम उनको कहते हैं जिनकी एक ही डोनर साइट हो, जिसमें एक ही एटम डोनेट कर सके। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन कर सकता है, यहाँ पे Cl- तो पड़ा ही अकेले है, फिर वाटर में सिर्फ ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। फिर हमने पढ़ा बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स, जिसमें क्या होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं। जैसे हमने पढ़ा इथाइलिन डायमीन, इसे हम इथेन 1,2-डायमीन भी कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, ऑक्सालेट आयन, जिसे हम कोऑर्डिनेशन में ऑक्सालैटो कहते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स डोनेशन के दौरान 5 से 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कीलेटिंग या फिर चीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चीलेशन, ठीक है, या फिर कीलेशन। फिर हमने पढ़ा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या है, पॉली स्टैंड्स फॉर मेनी। तो ऐसे लिगेंड्स जिनकी बहुत सारी डोनर साइट्स हो, उनको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ईडीटीए। ईडीटीए इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसकी इतनी वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टी है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आपको वाटर प्यूरिफाई करना है, आप ईडीटीए यूज कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो इम्प्योरिटी के तौर पे बाहर निकालना है, तो डॉक्टर्स भी बहुत सारे हमें ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स जो हैं वो मतलब ईडीटीए एज अ लिगेंड हमारी बॉडी के अंदर भेजते हैं, और फिर वो इम्प्योरिटी के साथ, मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है। इसका नाम एग्जैक्टली फुल फॉर्म में क्या होता है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, वाइवा में आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है। साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने पूछा है कि इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपके अकॉर्डिंग स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पीछे की बातें ध्यान से सुनी है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ऑप्शन, और ट्राई कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर जो है वो रहेगा सी। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर आयरन के साथ क्या है, ऑक्सालेट आयन। और मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सालेट आयन क्या करता है, डोनेशन के दौरान रिंग बनाता है ना। बाइडेंटेट हो गया या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो गए, जरूरी नहीं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट हो, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं, जो डोनेशन के समय क्या करे, 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाए, 1 2 3 4 5। आप चाहे तो आप इस डबल बॉन्ड ओ को ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे भी दिखा लो, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे भी दिखा सकते हैं आप। ये डोनेट कर रहा है, इसी तरीके से एक और दिखा सकते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 3 है ना, तो ये एक ऑक्सालेट आयन हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हो गया। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया।
तो यानी कि आपका जो ये ऑक्सलेट आयन है ये बाइडेंटेट लिगेंड है और डोनेशन के दौरान ये क्या कर रहा है, 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड हमारे क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड हमारे वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, बट एक बार में एक ही एटम डोनेट करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है, ऐसा लिगेंड जिसके 2 डोनर एटम हो बट उनमें से एक ही क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है एक समय पर मेटल के साथ। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, अब NO2 जो है, NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, नाइट्राइट आयन। ठीक है, अब मेटल को ना नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और मेटल को ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो नॉर्मली जनरली बात कर रही हूँ, क्या होता है, या तो पापा जाते हैं हमारे साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में या मम्मी जाती है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि पापा मम्मी दोनों साथ जा रहे हैं। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि जा दोनों सकते हैं, बट हर पीटीएम में क्या होता है, एक बार पापा चले गए, एक बार मम्मी चली गई, फिर एक बार पापा चले गए, एक बार मम्मी चली गई। ठीक है, इन द सेम वे एम्बीडेंटेट लिगेंड में क्या है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और हो सकता है ऑक्सीजन भी डोनेट कर दे। ठीक है, तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में चला गया कि एक से ज्यादा डोनर साइट है बट एक समय पर एक ही डोनेट कर रहा है। ठीक है, अगर बाय चांस हमारे पास नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, अब देखो NO2 माइनस, लिगेंड तो ये सेम है, बस डोनेशन का डोनर एटम ही तो बदल रहा है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में हमें हाइफन लगा के कैपिटल लेटर में बताना पड़ता है कि कौन सा एटम है जो एक्चुअल में डोनेट कर रहा है। डोनेट तो नाइट्रोजन भी कर सकता है, डोनेट ऑक्सीजन भी कर सकता है, तो अब बताना पड़ेगा कि किसने डोनेट किया। तो जैसे NO2 माइनस है तो इसमें हमने क्या लिखा, नाइट्राइटो। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, पर NO2 माइनस है, हमने लिखा नाइट्राइटो। यहाँ पे हाइफन लगा के कैपिटल में लिख दिया N, क्योंकि हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इस समय। यहाँ पे हमने हाइफन लगा के लिख दिया कैपिटल O, हम बता रहे हैं कि इस समय नाइट्राइटो जो है हमारा, उसमें ऑक्सीजन क्या है, हमारा डोनर एटम है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं SCN की, तो SCN क्या होता है, थायोसाइनाइड होता है नॉर्मली। तो थायोसाइनाइड क्या करता है, अगर सल्फर डोनेट कर रहा है तो थायोसाइनाइटो, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो आइसोथायोसाइनाइट। साइनाइड आयन में अगर कार्बन डोनेट कर रहा होता है तो हम लिखते हैं साइनो, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होता है तो हम लिखते हैं आइसोसाइनो। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ना क्या होता है, बेसिकली आपको ये बोल देते हैं लैंग्वेज में कि भाई देख लो कितनी डोनर साइट है। ठीक है, बट मैं आसान शब्दों में आपको बताना चाहूंगी, आप कैलकुलेट कर लो कि मेटल ना टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है, क्योंकि कई बच्चों को बाइडेंटेट वाले लिगेंड में कंफ्यूजन हो जाती है और फिर वहां पे वो गलती कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये है, अगर मैं यहां से इसको देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, Fe है, Fe में 6 वाटर लगे, H2, OH2, 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 OH2 एंड OH2। तो Fe के साथ वाटर ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। यहाँ पे Fe के साथ ऑक्सालेट आयन ने कितने बॉन्ड बनाए, अब देखो 3 देख के जल्दबाजी में 3 मत कर देना, यहाँ पर ये क्या है, यूनिडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड है, सिंपली देख सकते हैं, इसमें भी सिंपली देख सकते हैं, इसमें भी सिंपली देख सकते हैं, बट ये क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड। एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड काउंट कर सकते हैं और जो उसके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे वो क्या रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मेटल है और उस मेटल पर 2 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अगर मेटल है उस पे 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है। 6 अगर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 5 बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयंस।
क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। जो भी हमारे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होती है, मेटल और लिगेंड को मिला के जो भी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, चाहे इस तरीके से हो, चाहे मान लो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं काउंटर आयंस। इन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। सेंटर में जो मेटल रहता है हमारा, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के सबसे शुरुआत में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर मेटल। इसे क्या कहेंगे, सेंटर मेटल। ये क्या है, हमारे डोनर जो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लीगेंड्स। और जो नंबर ऑफ लीगेंड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मोनोडेंटेट लीगेंड है तो वही नंबर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पर अगर आपका डाइडेंटेट लीगेंड है या पॉलीडेंटेट लीगेंड है तो आप पहले स्ट्रक्चर बना के, बॉन्ड बना के देखो कि मेटल के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, फिर वो वहां से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की बात करें तो जो लिगेंड का स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जब वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल से और 3D में अपने आप को जिस तरीके से वो अरेंज कर रही हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उनका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे 6 लिगेंड ने अपने आप को इस ज्योमेट्री में अरेंज किया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो ये क्या हो गया, मतलब उसका पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से 4 लिगेंड अपने आप को टेट्राहेड्रली भी अरेंज कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी अरेंज कर सकते हैं। 5 लिगेंड अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, 3 आ जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 2 आ जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर हमारे पास क्या आ जाते हैं, 5 लिगेंड आ जाते हैं और मान लीजिए एक लोन पेयर इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस ज्योमेट्री को क्या नाम दिया जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। तो जब भी हम ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। फिर आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होमो एंड हेट्रो। होमो का मतलब आप समझते हैं सेम टाइप, हेट्रो मीन्स अपोजिट या डिफरेंट टाइप्स। तो क्या होता है, जब एक मेटल के साथ एक ही टाइप का लीगेंड होता है, सिर्फ ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के साथ सिर्फ एक ही टाइप का डोनर ग्रुप है या एक ही टाइप का लीगेंड है, वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में जाएगा। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या है, एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड्स हैं, जैसे यहाँ अमोनिया भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, कुछ होंगे जहाँ पे 3 भी होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर डोनर एटम, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होंगे जहाँ पे 4 भी होंगे, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स आने लग जाते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट 3 थ्योरीज दे रखी हैं। सबसे पहले है वर्नर थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वर्नर थ्योरी से। आपको यह ध्यान रखना है कि वर्नर जो थे, इनका पूरा नाम था एल्फ्रेड वर्नर, जिन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि इन्होंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। हालांकि मतलब जब इन्होंने रिसर्च की थी तो इतनी सारी इन्वेंशन नहीं हो पाई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, बट हाँ इन्होंने उसका वजूद रखा था। इन्होंने दुनिया को बताया था कि देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसी चीजें भी होती हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए इन्होंने क्या बेसिक बातें बताई थी। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से आपको ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है, काफी चांसेस हैं इसके। वीबीटी सीएफटी में से तो क्वेश्चन कंफर्म आता है। मैं यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जिसमें से आपको 1 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है दोनों टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड में देखने को मिल जाएं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करें तो इन्होंने क्या क्या मेन बातें बताई थी, सिंपल बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है ना, वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। कौन कौन सी 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है
और सेटिस्फाई कर देते हैं उसको नेगेटिव आयन, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है और उसको सेटिस्फाई करते हैं न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आयन से। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जो आज के समय में जैसे इन्होंने जो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में चर्चा की थी, आज के समय में हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्लियर है? अब अगर किसी मेटल पर मान लो कोबाल्ट है और इस पे अगर 2+ का चार्ज है तो चार्ज आ गया ना। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। उस समय पे इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी का, जिसे आज के समय पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो एक्चुअल में क्या है? चार्ज। तो ये कैसी रहेगी? आयोनाइजेबल। आयोनाइज होना, आयंस में चेंज होना, उन्हें ही कहते हैं जिन पे प्लस साइन हो या फिर माइनस का साइन हो। ठीक है, तो इसको अगर ये चार्ज आ रहा है तो ये कैसी रहेगी? आयोनाइजेबल। पॉजिटिव अगर साइन आ रहा है तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? न्यूट्रलाइज कौन करेगा? नेगेटिव आयन। तो इन्होंने क्या लिखा है? सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जिसके बारे में इन्होंने हमें बताया, आज के समय पे उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था कि मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ। तो ये तो सिर्फ हमें नंबर ऑफ बॉन्ड बता रहा है ना, कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। क्या नंबर ऑफ बॉन्ड पे कोई चार्ज होता है? नहीं, इट्स जस्ट अ नंबर। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बना रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोली इन्होंने? कैसी है? नॉन आयोनाइजेबल। और बॉन्ड बनाने की क्षमता कौन रखते हैं? बॉन्ड बनाने की क्षमता न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी रखते हैं और नेगेटिव मॉलिक्यूल भी रखते हैं। भाई अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल है ना, अमोनिया पे कोई चार्ज थोड़ी है। तो अमोनिया भी तो लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। Cl माइनस पे चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो न्यूट्रल भी बना सकते हैं और नेगेटिव चार्ज के आयंस भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो ग्रुप बाउंडेड रहते हैं सेकेंडरी लिंकेज से, वो क्या डिसाइड करते हैं? मेटल का या कंपाउंड का स्पेशल अरेंजमेंट। भाई जाहिर सी बात है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बता रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से ही तो पता चलता है ज्योमेट्री क्या होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, पता चल रहा है, आइडिया लग रहा है कि ज्योमेट्री लीनियर होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आइडिया लग रहा है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, आइडिया लग रहा है कि ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। समझ में आया? बाकी के अदर ऑप्शंस तो हट गए ना। ठीक है, तो ये हमें एक आइडिया दे देता है अरेंजमेंट के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आ जाने के। मैं फिर से कह रही हूँ, और बहुत बच्चे बताने के बाद भी गलतियाँ करते हैं। प्लीज़, फ्री के नंबर होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आप नंबर मत कटवाया करो। ठीक है, देखिए आपसे पूछा है कि भाई जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। मैंने जब आज लेक्चर शुरू हुआ था तभी मैं जब डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस बता रही थी तो मैंने कहा था कि भले ही ब्रैकेट के बाहर वाला अलग हो जाए पर ब्रैकेट के अंदर वाला अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। ब्रैकेट के बाहर वाला क्या होता है? काउंटर आयन, उसको तो अलग होना है, पर ब्रैकेट के अंदर वाला कभी अलग नहीं होगा। तो बाहर कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? बाहर 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, वो Cl माइनस करके हट जाएंगे। 2 नेगेटिव अगर हटेगा तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा? 2+। तो कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए? एक आयन ये प्रोड्यूस हुआ, एक आयन ये प्रोड्यूस हुआ, एक आयन ये प्रोड्यूस हुआ। तो टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हुए? 3 आयंस प्रोड्यूस हुए। बहुत बच्चे इसको 2 मान लेते हैं, ऐसा आप प्लीज मत करिए। ठीक है, चार्ज का नंबर से क्या लेना देना, मुझे आप ये बताओ। जैसे कि एल्यूमिनियम 3+ लिखा है, तो क्या ये 3 एल्यूमिनियम हो गए हैं? नहीं हुए ना, एक ही तो एल्यूमिनियम है। एक ही एल्यूमिनियम का एटम था जिसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे और अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लिया। ये एल्यूमिनियम का एक आयन बन गया, ट्राईवैलेंट आयन बन गया। क्लियर है मेरी बात? तो इसको आप एक ही आयन काउंट करोगे ना। जब इसको एक आयन काउंट कर रहे हो तो इसको भी तो एक आयन काउंट करो।
समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स पूरा क्या हो गया, एक आयन, फिर बाहर वाले जितने हैं। अब मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया, बाहर है K3 और स्क्वायर ब्रैकेट कुछ है। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट वाला तो एक ही रहेगा आपका। अब 3K+ को हटा दो, K+, 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 3+ हटे तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा साइन आया, 3- का। तो आयन्स काउंट करो, 1 आयन, 2 आयन, 3 आयन और 4 आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स इसमें कितने मिले, 4 आयन्स। तो इस तरीके से आप आयन्स निकाल सकते हो और इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। टीचर या जो भी पेपर सेट करता है वो इस तरीके के सवाल ये सोच के डालता है कि देखो कितने आसान सवाल है, बच्चा स्कोर कर सकता है। और हम ऐसी बेवकूफ़ियाँ दिखाते हैं कि या तो एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं या हमें पता ही नहीं होता है कि बताना क्या है। और मैं बता रही हूँ बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो प्लीज़ आप बताने के बाद भी ऐसी गलती ना करें। अगर इस तरीके का सवाल पेपर में आए तो ज़रूर वापस आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके कि ये पेपर में आया था और हम इसे सही करके आए हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, अगर आप इन डिटेल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने इन डिटेल इस चैप्टर को करवाया हुआ है। ये जो 1 शॉट वीडियो रहता है ये रिवीजन पर्पस के उससे रहता है कि हाँ आपने सारी चीज़ को एक बार इन डिटेल पढ़ लिया, अब आप एक क्विक रिवीजन चाहते हैं तो आप 1 शॉट वीडियो देख रहे हैं। वहाँ पे मैंने ना आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं। यहाँ पे आपको उतने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वीडियो हम 1 घंटे से 1.5 घंटे तक ही बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम रेंज में हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस करना तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब वर्नर आ गए थे, वर्नर ने बता दिया कि भाई देखो ऐसे ऐसे करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो रिसर्च करने के लिए जुट गए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करी। तो वर्नर थ्योरी के बाद जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थ्योरी आई थी जिसने एक तरीके से धमाका करा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फील्ड में, वो थी वीबीटी। वीबीटी क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इन्होंने क्या कहा कि जब भी मेटल और लीगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लीगेंड अपने फिल्ड ऑर्बिटल लेकर आ रहा है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा कि जो भी मेटल और लीगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि मेटल के पास खाली ऑर्बिटल कितने हैं। इस पे भी डिपेंड करेगा कि कितने लीगेंड आ रहे हैं और इस पे भी डिपेंड करेगा कि मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि मेटल जो है वो लीगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर अपने ऑर्बिटल यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो हम एग्जाम्पल से अभी देखेंगे। इन्होंने कहा कि अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो हम कॉम्प्लेक्स को कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन का, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो रही है तो हम कॉम्प्लेक्स को कहेंगे आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन का। ठीक है, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं तो हम कॉम्प्लेक्स को डायामैग्नेटिक कहेंगे। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम कॉम्प्लेक्स को पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, आप इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है FeCN का होल 6 4-। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अगर कोई काउंटर आयन होता है तो काउंटर आयन को हटा लिया करो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हम निकालेंगे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe को x माना, यहाँ पे कितने Cn है, 6 Cn है। Cn पे कैसा चार्ज होता है, -1 इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है +2। क्लियर है। अब हम लिखेंगे कि Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d6 4s2। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe कैसा चार्ज लेके बैठा है, +2 का लेके बैठा है। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो वो कहाँ से गए हुए हैं, S से गए हुए हैं, यानी कि 3d6 4s0। क्लियर है। अब हम इसके ऑर्बिटल बनाएंगे।
ठीक है, ये क्या है 3D, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p और ये क्या है 4d। D के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? D के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने सीधा ये वाला बनाया है, पेपर में आप पहले इसको बना के आना, फिर आप नेक्स्ट वाले स्टेप में करके आना। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बोल रही हूँ मैं कि पहले स्टेप में आप ऐसे करके दिखा दो। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप आप बनाओ, पहले एटम का दिखा दो, फिर आयन का दिखा दो कि अब ये हमने Fe का बनाया और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये Fe2+ की फॉर्म में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं बाहर से, आउटर मोस्ट शेल से, और हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अब भरे हुए हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पेपर में लिखकर नहीं आना है, क्योंकि ये CFT का कॉन्सेप्ट है, VBT का कॉन्सेप्ट नहीं है, कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग करा देते हैं और वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते। ये सिर्फ दिमाग में रखो, कॉपी में नहीं लिखना। ठीक है, आंसर शीट में मत लिख के आना। तो आपके पास CO, CN और NO ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो मेरे पास इस समय लिगेंड क्या है? CN- और CN- क्या एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये क्या करा सकता है? ये पेयरिंग करा सकता है। तो ये क्या करा देगा? ये पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की, ये पेयर्ड अप हो जाएंगे। ठीक, ये पेयर्ड अप हो गए। और अब क्या होगा? अब नंबर ऑफ लिगेंड रोल प्ले करेंगे। हमारे पास लिगेंड कितने हैं? साइनाइड कितने हैं? 6 हैं। 6 साइनाइड को 6 ऑर्बिटल चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, बट दिक्कत क्या है? 2 ऑर्बिटल D के आ रहे हैं, 1 S का आ रहा है, 3 P के आ रहे हैं। तो इस तरीके से सारे बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के तो बनेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से पहले ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे। कितने मिक्स होंगे? जितने नंबर ऑफ लीगेंड यहाँ पर होंगे। यहाँ पर 6 लीगेंड हैं, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाएंगे, ताकि दोबारा से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जिनकी शेप और एनर्जी क्या रहे? एक जैसी रहे, एक समान रहे। तो कितने ऑर्बिटल D के यूज हुए? 2, 1 ऑर्बिटल S का और 3 P के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 6 लिगेंड आएंगे साइनाइड, और वो क्या करेंगे? इनमें आके डोनेट कर देंगे। आपको नेक्स्ट बनाना है और उसमें डोनेशन दिखाना है। मुझे लग रहा है कि कहीं आउट ऑफ फ्रेम ना चला जाए, मैं इसीलिए इसी में दिखा रही हूँ। पर आप क्या करेंगे? इसको एक और बार ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, और फिर साइनाइड का डोनेशन दिखाना। ठीक है, मैं यही दिखा रही हूँ। तो 1 साइनाइड आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसे इसने डोनेट करे। इस तरीके से क्या होगा? 6 साइनाइड आकर डोनेट करेंगे। ठीक, और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब D2sp3 है। D2sp3 में मैंने आपको क्या बताया था? ये ऑर्बिटल कैसा कहलाएगा? इनर ऑर्बिटल। स्पिन कैसा कहलाएगा? लो स्पिन का। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो Fe रहेगा सेंटर में, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी बना के थोड़ी देर पहले। तो वो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं तो ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वाले सारे क्या रहते हैं? कलरलेस, और इनका मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकलता। जो पैरामैग्नेटिक रहते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू √n इंटू में n+2 बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट है। n रहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करती हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ना 3- है। 3- अगर है तो यहाँ 3- कर दिया, इधर 3- कर दिया, और इधर 3- कर दिया, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस का 3। प्लस के 3 का मतलब क्या है? कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे इस बार, इस केस में 2 यहाँ से निकले, S में से 1 D में से निकल गया। तो अनपेयर्ड कितने हो गए? अनपेयर्ड मतलब D में कितने हो गए आपके पास? इसको मैं ऐसे ही बना रही हूँ, D में हो गए आपके पास 5। अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा। 5 की पेयरिंग होगी तो क्या होंगे? 2.5
बाकी सब वही, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, साइनाइड ऐसे आके डोनेट करेगा। बस यहाँ पे क्या चीज चेंज हो गई, अब ये डायामैग्नेटिक नहीं रहा, अभी भी इनर तो है, ये डायामैग्नेटिक नहीं रहा, अब अनपेयर्ड हो गया। तो अनपेयर्ड होने की वजह से कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक, और पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, कितना आ गया, √3, यानी कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा, वीबीटी के बारे में। तो वीबीटी में बहुत सारी कमियां थी, वीबीटी की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना बहुत सारी अजम्पशंस पर बेस्ड थी कि ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, यहाँ पेयरिंग हो जाती होगी, यहाँ पेयरिंग नहीं होती होगी। क्योंकि वीबीटी इस चीज के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था कि कौन से लिगेंड स्ट्रांग होते हैं और कौन से लिगेंड वीक होते हैं, तो ये उसके सबसे बड़े ड्रॉबैक्स में से गिना जाता है। साथ ही साथ मैग्नेटिक डाटा से रिलेटेड वीबीटी कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, कोई क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। कंपाउंड कलर क्यों शो कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो इस तरीके से उसकी बहुत सारी कमियां थी और उसको ओवरटेक किया किसने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। वीबीटी ये कहता था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो कैसा जा रहा है, कोवेलेंट। सीएफटी ने कहा कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक है, हम लिगेंड को क्या मानते हैं, पॉइंट चार्जेस मानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगी। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपको ना कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। ठीक है, और क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है एक ही बार आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा, पर आपको थोड़ी सी बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी। देखिए क्या होता है कि जो भी मेटल का डी ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल जो है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। जो मेटल का डी सबशेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अगर आपको इनके शेप नहीं पता है तो शेप सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये सब काम आएगा। अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डी ऑर्बिटल के लोब्स हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, डी एक्स वाई। अगर वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डी वाई जेड। अगर z और x एक्सिस के बीच में लोब्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डी जेड एक्स। क्लियर है? अगर अलोंग द एक्सिस x और y एक्सिस है, एक्सिस के बीच में ना होने की बजाय एक्सिस के साथ में अगर लोब है, अलोंग द एक्सिस अगर लोब है तो उसे हम क्या कहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, और अगर अलोंग z एक्सिस लोब है तो उसे हम क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से मेटल के जो डी सबशेल है उसके 5 ऑर्बिटल इस तरीके से इस शेप में रहते हैं। आप क्या देख रहे हैं, आपको बहुत ही आराम से ये चीज दिखाई दे रही है कि 2 ऑर्बिटल जो हैं वो कैसे हैं, वो है अलोंग द एक्सिस। कैसे हैं, अलोंग द एक्सिस। और जो 3 ऑर्बिटल हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ये कैसे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता तो आप इसे नहीं समझ सकते। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट के अंदर, हमने क्या कहा, ग्राउंड स्टेट के अंदर मेटल के 5 ऑर्बिटल जो हैं इनकी सेम एनर्जी है, और सेम एनर्जी वालों को बोला जाता है डीजेनरेट। क्या कहा जाता है, डीजेनरेट, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब सेम एनर्जी का होना। अब क्या है, ये मेटल के हैं, लीगेंड आ रहा है, लीगेंड कह रहा है कि भाई मैं मेटल को इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो जैसे ही लीगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, मेटल को फील होने लग जाएगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ लीगेंड आ रहा है।
ठीक, तो ये इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही ये फील करने लगेगा, अब ऐसा तो नहीं है डी ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, डी में 1 2 3 4 5 कुछ तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल। जैसे ही लिगेंड आने लगेगा इसकी तरफ, इसको पता चल जाएगा कि हाँ लिगेंड आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे हम बोलते हैं पर्टर्ब्ड स्टेट। इसे हम क्या कहते हैं, पर्टर्ब्ड स्टेट। ये थी ग्राउंड स्टेट और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब ये कह रहा है कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि लिगेंड जो है वो मेरी तरफ आ रहा है। समझ में आया। अब लिगेंड कैसे आ रहा है, कैसी ज्योमेट्री बनने वाली है, कैसा अरेंजमेंट होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से देखिए ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट क्या होता है, क्या पढ़ा हमने। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, 6 लिगेंड आते हैं और आप देख सकते हैं कि ये वाली एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है और ये वाली जो एक्सिस है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसा, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब कि ये 2 एक्सिस कोई हैं जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, और ये वाला जो है ये कैसा है, आधा अबव द प्लेन, मतलब बाहर की तरफ है और आधा पीछे की तरफ है, जिसको हमने ऐसे दिखाया। ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। समझ में आया। तो ये जो 2 एक्सिस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 लोब हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बस यहाँ से इनको ऐसे करके ऐसे कर दिया है। समझ में आया। तो लिगेंड जो है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है। लिगेंड जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है। जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो वो सबसे पहले उन्हीं ऑर्बिटल को तो आके टक्कर मारेगा जो अलोंग द एक्सिस हैं। तो कौन से 2 एक्सिस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जिसमें ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, dx² - y² दिख रहा है। तो इसके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आके सबसे पहले इसको क्या मारेंगे, टक्कर मारेंगे और रिपेल करके क्या कर देंगे, दूर फेंक देंगे। समझ में आया। 2 लिगेंड आ रहे हैं इस तरीके से, एक तीसरी एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं, और तीसरी एक्सिस जो है वो भी क्या है, इन 2 एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो तीसरी एक्सिस कौन सी होती है हमारी, जेड एक्सिस। ऐसे होता है ना, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इस तरीके से होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो लिगेंड जो है अब तीसरे वाला जो मतलब तीसरी एक्सिस के थ्रू आ रहा है अलोंग द एक्सिस, वो कौन सी है, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस में dz² भी क्या है, अलोंग द एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 लिगेंड आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, और इस तरीके से आ रहे हैं कि सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये देखो आपस में आप देख सकते हो, इसके बीच में 90 डिग्री का है एंगल, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये भी क्या है, 90 डिग्री। इस तरीके से एक्स और वाई अगर मैं बनाऊं तो ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, और जो ऑर्बिटल डी के होते हैं अलोंग द एक्सिस, उनको आके सबसे पहले टक्कर मारता है ऑक्टाहेड्रल में। किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। तो जिन 2 को आके टक्कर मारता है, रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, दूर जाके गिरते हैं। ठीक है। और इन तीनों को लिगेंड ने रिपेल नहीं किया, क्योंकि ये कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस हैं, एक्सिस के बीच में है, और लिगेंड तो एक्सिस के बीच में गया ही नहीं, वो तो अलोंग द एक्सिस आए हैं। तो इनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। समझ में आया। ये क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और इस तरीके से रहेगी। तो ये T2G के सेट में बटते हैं और ये EG के सेट में बटते हैं। बीच से हम खींचते हैं बैरी सेंटर। ठीक। इनकी एनर्जी घटी है तो माइनस, इनकी एनर्जी बढ़ी है प्लस। कैसे घटी है, कैसे बढ़ी है, रिलेटिवली देखते हैं। इनकी एनर्जी घटी है किसके रिलेटिवली, इन 2 के रिलेटिवली, तो ये हो गया 2/5। इनकी दोनों की एनर्जी बढ़ी है किनके रिलेटिवली, किनके कंपैरेटिवली, इन 3 के कंपैरेटिवली, 3/5। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं CFSE, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
और ऑक्टाहेड्रल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से, तो हम यहाँ पर डेल्टा नॉट भी लिख देते हैं। क्लियर है? ये तीन हमारे कौन से हैं? dxy, dyz एंड dzx। ये दो हमारे कौन से हैं? dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की जगह टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। अब हम इसी में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को समझेंगे ताकि कंपैरिजन करने में हमारे लिए आसान रहे। रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन का मतलब ही यही होता है ताकि हम चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ज्योमेट्री कैसे होती है? ये मेटल है और ये हमारे लीगेंड। 4 लीगेंड मेटल को इस तरीके से घेर के इस तरीके से इस ज्योमेट्री में अरेंज है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे है कि आपने 4 बलून ले लिए, उनको आपस में बांध दिया और जमीन पर छोड़ दिया। ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। आप इसे कहीं से भी देखिए, आपको ये एक जैसी ही दिखाई देती है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, किसी को कुछ भी मान लो। 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है इसके बीच में। जेड एक्सिस ऐसे है परपेंडिकुलर दोनों के, तो वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो जेड को मैं अभी फिलहाल लिख नहीं रही। तो अब देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अब जो मेटल के पास लीगेंड अप्रोच कर रहा है वो 90 डिग्री पे नहीं कर रहा अप्रोच, जैसे ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री से आ रहे थे। 6 लीगेंड आ रहे थे, 90 डिग्री पे से आ रहे थे। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक इधर से और एक इधर से। इसमें 90 डिग्री में नहीं आ रहा है, इसमें किस में आ रहा है? 109.5 डिग्री। मतलब कि आपका यहां से लीगेंड आ रहा है, इधर से। समझ में आया? एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है, जेड एक्सिस ऐसे निकली हुई है। तो यानी कि अब जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में है, लीगेंड ऑक्टाहेड्रल में क्या कर रहा है? उनको आके टक्कर मार रहा है। ये बात आप समझे? तो यानी कि इस केस में सबसे पहले यही चीज थी कि मेटल के डी ऑर्बिटल आराम से पड़े थे, सबकी एनर्जी सेम थी, डीजेनरेसी मेंटेन थी। लीगेंड आया, ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो गए, पता चल गया कि हाँ लीगेंड आ रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर ली। अब लीगेंड टेट्राहेड्रल में अलोंग द एक्सिस आ ही नहीं रहा, वो आ रहा है 109.5 डिग्री के हिसाब से। यानी कि अब वो इस तरीके से मेटल को अप्रोच कर रहा है जो जिनके ऑर्बिटल एक्सिस के कहाँ है? बीच में लाई कर रहे हैं। समझ में आया? तो लीगेंड आके सबसे पहले उनको टक्कर मारेगा जो कहाँ है? इन बिटवीन द एक्सिस है। और इन बिटवीन द एक्सिस कौन से है हमारे? ये तीन। तो इन तीनों को रिपेल करेगा और इन तीनों की एनर्जी को क्या कर देगा? हाई कर देगा, दूर फेंक देगा। ठीक है, क्या करेगा? इनको दूर फेंक देगा। तो T2 इसमें गए ऊपर और ये नीचे क्या आए? E। यहाँ पे डीजेनरेसी मेंटेन नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर G नहीं लगाते हैं। G स्टैंड फॉर जेरेड, वो यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं। अब देखिए, दोनों के बीच के डिफरेंस को डेल्टा कहेंगे। टेट्राहेड्रल में निकाल रहे हैं तो T रहेगा। समझ में आया? अब देखिए, इनकी एनर्जी घटी है माइनस, इनकी एनर्जी बढ़ी है प्लस। कितनी घटी है इनके रिस्पेक्ट में? ऊपर कितने? 3, और टोटल कितने होते हैं? 5, तो डेल्टा T। और इनकी बढ़ी है इन दोनों के रिस्पेक्ट में 2/5 डेल्टा T। क्लियर है आपको ये बात? तो आपको, मुझे नहीं लगता कि स्प्लिटिंग में आपको दिक्कत होनी चाहिए, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और भाई 3 हमारे इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, 2 हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं।
ज्योमेट्री डिसाइड करती है कि स्प्लिटिंग कैसी होगी। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बननी है, 6 लिगेंड अगर अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो वो अलोंग द एक्सिस वालों को रिपेल करेंगे, इनकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, इनको कम कर देंगे। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है तो लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं तो उनको टक्कर मारेंगे, जो इन बिटवीन द है उनकी एनर्जी को बढ़ा देंगे और इन दोनों की क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर है? अब आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये ना आपको पेपर में देखने को मिल सकती है क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आ सकता है पेपर में। और ये मत सोचना कि कितनी बड़ी सीरीज है, क्योंकि एक्चुअल में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इससे भी बड़ी होती है क्योंकि लिगेंड और भी होते हैं। 12th के हिसाब से आपके बहुत सारे लिगेंड इसमें से हटा रखे हैं, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। बेसिक आइडिया एक लेके चल लो, पेपर में अगर भूल जाओ तो आप ये ध्यान रखना कि हेलोजेंस जो हैं वो पीछे की तरफ आएंगे। अमोनिया, CN और CO मैंने आपको बताया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये आगे आएंगे। और ये ध्यान रखिए वाटर हो गया और ये ऑक्सलेट आयन हो गया, वैसे तो ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं बट ये मॉडरेट से वीक की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इनकी फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से इन्हें अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। आ सकता है पेपर में, याद कर लेना। अब आते हैं हम CFT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। देखिए डेल्टा नॉट क्या रहेगा, CFSE की वैल्यू क्या रहेगी, ये इस पे डिपेंड करती है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग आया था कि वीक आया था। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, मैं एक्साइटेड स्टेट से बना रही हूं, ग्राउंड स्टेट नहीं दिखा रही। ठीक, मान लीजिए ये एक्साइटेड स्टेट है और अभी तक d ऑर्बिटल डीजेनरेसी में है, सबकी एनर्जी क्या है, एक समान। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नाम ही स्ट्रॉन्ग है भैया, आके इतनी स्ट्रांगली टक्कर मारेगा, रिपल्शन कराएगा एकदम तगड़ा। ठीक, EG गया दूर, T2G गया दूर। क्लियर है? ठीक, समझे आप इस बात को? मान लीजिए वीक लिगेंड है। अब वीक लिगेंड तो नाम से पता चल रहा है वीक है, कमजोर, दुबला पतला बेचारा। आएगा, काम करेगा, कहेगा टक्कर तो चलो मार ही देता हूं, इतनी तो रख ही लेता हूं लाज अपनी। स्प्लिटिंग भी कराएगा, पर स्प्लिटिंग इतनी नहीं कराएगा, थोड़ी बहुत कराएगा। ये बात आई समझ में? 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है यहाँ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है यहाँ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है यहाँ जाएगा। सेम केस यहाँ है, 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबको पता है T2G में जाएगा। लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन आते ही अब स्यापा शुरू। अब चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे भरा जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा कराता है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा पाएगा जंप मार के, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा। तो इधर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, EG में 0 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वीक लिगेंड था, ठीक है, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हुई थी। चौथा इलेक्ट्रॉन कहेगा अरे मुझे इतना ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है कि ऊपर जाने में दिक्कत आए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G3 EG1। ये पेपर में आ सकती है। ठीक, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा करा देता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा कराने की वजह से गैप बढ़ जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता, नीचे ही रहेगा। फिर अगर हम बात करें वीक लिगेंड की, वीक लिगेंड स्प्लिटिंग कराता है पर एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होता, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। 5वां होगा तो 5वां यहाँ जाएगा, इस केस में 5वां नीचे जाएगा, छठा भी नीचे जाएगा। ठीक है, इसमें 5वां यहाँ जाएगा, फिर छठा यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ, 10वां यहाँ। क्लियर है?
वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर है। मैं आपको 3 बातें और बता दूं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ना तो उस समय पेयरिंग एनर्जी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल में, डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं। आप पेयरिंग एनर्जी को भी छोड़ो, मैं पेयरिंग एनर्जी का नाम ही इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पेपर में अगर आ गया तो आपको पता हो। आप बस डेल्टा नॉट से ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो डेल्टा नॉट ज़्यादा है पी से। नेक्स्ट केस में बढ़ेंगे, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं कराएगा, एनर्जी गैप कम रहेगा, तो डेल्टा नॉट कम रहेगा पेयरिंग एनर्जी से। समझ में आया? तो आपसे पूछा जा सकता है पेयरिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में कि कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो पेयरिंग एनर्जी को छोड़ो, आप सिर्फ डेल्टा नॉट को पकड़ लो और देख लो डेल्टा नॉट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पेयरिंग हो जाएगी, डेल्टा नॉट जहाँ कम है, गैप कम है, वहाँ पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो आ जाता है कलर पे क्वेश्चन। कलर पे, कलर से रिलेटेड कुछ भी आ गया आपको सिर्फ क्या लिख के आना है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कलर से रिलेटेड कुछ भी आ गया आपको क्या लिख के आना है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कैसे, देखिए बेसिकली क्या होता है, इधर से समझा देती हूं, नोट तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जंप मारेगा, जंप मार के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाके इसे इस बात का एहसास होगा कि मैं हाइयर एनर्जी स्टेट में तो आ गया पर मैं अनस्टेबल हो गया। एनर्जी बढ़ जाने से अनस्टेबिलिटी आती है, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वापस नीचे आएगा। जब वापस नीचे आएगा तो एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी थी उसे क्या करना पड़ेगा, इसे एमिट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ। इस पे क्वेश्चन भी है NCERT। ठीक, तो जो एनर्जी ये एमिट करेगा उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही हम क्या देख पाते हैं, कलर देख पाते हैं। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, T2G से EG में गया, EG से T2G में आया, चाहे T2G हो चाहे EG हो, निकल के तो d ऑर्बिटल से ही आए हैं, तो d ऑर्बिटल ही, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, D से D में गया फिर D से D में वापस आ गया, तो इसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। कि डी ट्रांजिशन की वजह से वो क्या शो करता है, कलर। ठीक, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा, वहां जाके पता चलेगा अनस्टेबल हो गया, वापस आएगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी एमिट करेगा। उस एनर्जी को जो भी ये बाहर निकाल रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो भी वेवलेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हमें कलर दिखाई देगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो एक चीज हमने क्या डिस्कस करी कि भाई पेयरिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एक आपका क्या आ सकता है, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, डेल्टा टी में और ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन होता है 4/9 डेल्टा नॉट का। इस पे आपको कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं आपको, अभी मेरे पास है नहीं फिलहाल क्वेश्चन, पर जैसे मान लीजिए सपोज आपको बोल दिया कि कोई कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल जिसकी CFSE मान लो 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक, और आपसे कहा है कि भाई आप उसकी CFSE निकालिए टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में। आप इस रिलेशन को यूज करेंगे 4/9 डेल्टा नॉट जो दे रखा है CFSE आपको 18,000 पुट करेंगे, जो भी दे रखा है वो पुट कर दीजिए, काट दीजिए, और आंसर क्या आ गया, 8,000। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से इस रिलेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि फिर से अगेन वन शॉट वीडियो है, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, पर अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, रूल्स रिवाइज करने हैं, आप कोऑर्डिनेशन की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर अच्छे से इन डिटेल आराम से नेमिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ दे रखा होता है तो उसको हटा लिया करो। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को देखो,
यहाँ पर है कोबाल्ट NH3 होल 6, बाहर 3 क्लोरीन है, मैंने 3 क्लोरीन को हटा दिया, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, 3 माइनस को हटाऊंगी तो यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। अब इसका क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। X अमोनिया 6 बार है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 इक्वल टू +3, X की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 3। ठीक, नेमिंग करेंगे। नेमिंग में पहला रूल ये कहता है कि केटायन की नेमिंग पहले करो, एनायन की बाद में। किस पे प्लस है, इस पे प्लस है तो मेटल की कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पहले होगी। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग इसलिए पहले हो रही है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर +3 है। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हमेशा एज अ वन वर्ड करते हैं बिना किसी स्पेस के। पहले हमेशा लीगेंड का नाम लिखा जाता है। लीगेंड कितने हैं, 6 के लिए हेक्सा क्या है NH3, NH3 के लिए लिखते हैं अमीन, और अमीन में डबल M आता है कोऑर्डिनेशन वाले अमीन में। कोबाल्ट लिखें कि कोबाल्टेट, अगर बाहर नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट लिखते, पर यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है तो नॉर्मल नाम लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट को पैरेंथीसिस में लिखेंगे रोमन में, और स्पेस देके इसके लिए लिखेंगे क्लोराइड। यही क्लोरीन अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो मैं लिखती क्लोरीडो। जो भी रूल्स लगते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों के लिए लगते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं लगते। नॉर्मल लिख देंगे Cl माइनस क्लोराइड होता है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में देखिए 3 K+ हटाए और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया 3-। जितने हटाओगे उतने यहां लगा दिया करो अपोजिट चार्ज। क्या है ये, ठीक, FeCN होल 6। Fe पे कैसा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X, Cn 6 है, -1 होता है Cn पर, ऐसे होता है ये, बाहर क्या है -3। X की वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू आ गई +3। रूल क्या कहता है, जिस पे प्लस साइन है उसको पहले लिखो, इस पे प्लस है इस पे माइनस है। अब K+ के लिए सिंपली क्या लिख देंगे पोटेशियम, फिर स्पेस देंगे, लीगेंड का नाम पहले, 6 के लिए हेक्सा, Cn के लिए साइनो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा फेरेट, और रोमन में क्या आ जाएगा +3, मतलब न्यूमरल, रोमन न्यूमरल में। अगर यहाँ +3 होता मैं लिखती आयरन 3, यहाँ नेगेटिव है इसलिए लिखा है फेरेट। जब भी कॉम्प्लेक्स के बाहर नेगेटिव आता है मेटल के लास्ट में 8 लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, 2 पोटेशियम को अलग किया और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देंगे हम 2-। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, ठीक। इस पे प्लस साइन है, इसको पहले लिखेंगे पोटेशियम, स्पेस देंगे, 4 बार के लिए क्या लिखेंगे टेट्रा। क्लोरीन, अब क्लोरीन क्या नेगेटिव लिगेंड होता है, नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में क्या लगा देते हैं O, तो ये बन गया क्लोरीडो। बाहर क्या है नेगेटिव, तो मेटल के लास्ट में क्या लग जाएगा 8, तो ये बन गया पहला डेट और रोमन में 2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा कोबाल्ट NH3 5 बार, Cl और ब्रैकेट के बाहर है Cl2, तो 2 Cl हमने अलग कर दिए। 2 Cl हमने अलग करे तो बाहर कैसा साइन आया 2+ का, ठीक है। अब जिस पे प्लस साइन होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का पहले लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स में लीगेंड का नाम पहले लिखा जाता है। यहाँ पर 2 लीगेंड हैं, एक है अमीन और एक है क्लोरीडो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वालों के लिए लिखते हैं हम रूल्स सारे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसलिए क्लोरीडो, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो सिंपली क्लोराइड। अल्फाबेटिकली ए पहले आता है कि सी पहले आता है, ए, तो अमीन का नाम पहले लिखेंगे। 5 बार है अमीन, 5 बार के लिए पेंटा, NH3 के लिए अमीन विद डबल M, इसके लिए लिखेंगे क्लोरीडो, इसके लिए लिखेंगे कोबाल्ट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X 5 × में 0 -1
इज इक्वल टू प्लस का 2, ये माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा तो 3 आ गया, और स्पेस देके इसके लिए क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो लेक्चर ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।